नमस्कार, मेरा नाम तुलसी कुमार जोशी है। स्वयं के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम में, जिसका शीर्षक तर्क संग्रह भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार है, के 11वें सप्ताह के अंतिम दिन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सप्ताह हम अयथार्थ ज्ञान सहित अन्य अवशिष्ट गुणों का निरूपण तर्क संग्रह मूल ग्रंथ के अनुसार कर रहे हैं और जहां जहां अपेक्षित है अन्य ग्रंथों से भी विषयों का संकलन यहाँ पर किया गया है। आज अंतिम दिन है। आज के दिन हम वेग का लक्षण, भावना का लक्षण और स्थिति स्थापक का लक्षण देखेंगे। विशेष रूप से इन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि कल के पाठ में यह बताया गया था कि मूल ग्रंथ के अनुसार जो संस्कार त्रिविधा, संस्कार 3 प्रकार का है, वेगो भावना स्थिति स्थापकश्च। तो वेग नामक एक संस्कार है। जो संस्कार आप जानते हैं, संस्कार जो है 24 गुणों में अंतिम गुण के रूप में संस्कार का वर्णन है उद्देश्य क्रम के अनुसार। तो संस्कार 3 प्रकार का आचार्य ने कहा है। एक है वेग नामक संस्कार, एक है भावना नामक संस्कार और तीसरा जो है वो स्थिति स्थापक नामक संस्कार। तो अब वेग किसे कहते हैं, वेग का लक्षण क्या है? तो यद्यपि तर्क संग्रह मूल में केवल यही कहा गया है कि पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति, वेग कहाँ रहता है, वेग का आश्रय क्या है, तो मूल ग्रंथ में कहा गया कि वेग पृथ्वी में रहता है, पार्थिव पदार्थों में रहता है, जलीय पदार्थों में भी वेग रहता है और तेजस पदार्थ में भी वेग रहता है, वायवीय जो पदार्थ हैं वायु में भी वेग रहता है और मन में भी वेग रहता है। ये 5वां जो है मन है। तो इन सभी को हम जानते हैं कि ये सभी मूर्त द्रव्य हैं। तो जितने मूर्त द्रव्य हैं उनमें वेग विद्यमान रहता है। तो इस प्रकार से जो है वेग वेग का आश्रय कौन है, वेग नामक संस्कार का आश्रय कौन है, इस विषय को मूल में बताया गया है कि ये 5 मूर्त द्रव्य वेग नामक संस्कार के आश्रय हैं। और इनसे अतिरिक्त जो द्रव्य हैं अर्थात आकाश, काल, दिक् और आत्मा, ये 4 द्रव्य विभू द्रव्य जो है, चारों विभू द्रव्य, इन चारों विभू द्रव्यों में वेग नहीं रहता है, वेग नामक संस्कार नहीं रहता है। यद्यपि आत्मा में भावना नामक संस्कार रहता है जिसकी चर्चा हम करेंगे, किंतु वेग नामक संस्कार आत्मा में नहीं रहता है और स्थिति स्थापक नामक संस्कार भी आत्मा में नहीं रहता है। आकाश, काल, दिक् में तो वेग, स्थिति स्थापक और भावना कोई संस्कार नहीं रहता है। तो जो भी संस्कार रहते हैं वो पृथिव्यादि चतुष्टय में रहते हैं अथवा आत्मा में रहते हैं। तो इस प्रकार से संस्कार के आश्रयों का वर्णन वहाँ पर किया गया है, मूल में किया गया है, किंतु उनका लक्षण क्या है? तो उनका लक्षण शास्त्रों में इस प्रकार कहा गया है कि क्रियाजन्यत्वे सति क्रियाजनकत्वम वेगस्य लक्षण। अर्थात जो क्रिया से जन्य हो, क्रिया से उत्पन्न हो और क्रिया का जनक भी हो, उसको वेग कहते हैं। तो क्रियाजन्यत्वे सति क्रियाजनकत्वम, क्रिया से जन्य भी हो और क्रिया का जनक भी हो, उसको हम वेग कहते हैं। वेग को हम अंग्रेजी भाषा में वेलोसिटी कहते हैं। वेग क्या होता है? वेग के पहले एक क्रिया होती है, क्रिया से वो वेग उत्पन्न होता है और जब वेग उत्पन्न हो जाता है तो फिर वो वेग से फिर दूसरी क्रिया उत्पन्न होती है। तो क्रिया से वेग उत्पन्न होता है और वेग से क्रिया उत्पन्न होती है। इस प्रकार से जो है वेग और क्रिया का क्रम चलता है। तो जैसे कि हम एक उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो जो हम लोगों ने गुरुत्व के लक्षण के समय एक आम के पेड़ से गिरते हुए आम का उदाहरण हमने देखा था। आम के वृक्ष से, डाली से जब आम जमीन पर गिरता है तो वहाँ पर गिरना उसकी एक क्रिया नहीं है, उसमें कई गिरने हैं। हर क्षण में वो गिर रहा है, हर क्षण में उसमें गिरने की क्रिया उत्पन्न हो रही है। इसमें से जो सबसे पहले क्षण में जो गिरने की क्रिया उत्पन्न हुई उस आम में, उस गिरने की क्रिया के प्रति गुरुत्व को असमवायी कारण कहा गया था। अर्थात आम में चूंकि गुरुत्व विद्यमान है, इसलिए उसकी जो प्रथम जो गिरने की क्रिया है, उस गिरने की क्रिया के प्रति असमवायी कारण गुरुत्व को कहा गया था। अब फिर जो दूसरे क्षण में जो आम गिर रहा है,
वो जो गिरना है वो वेग के कारण गिरना है। अर्थात अब जो प्रथम क्रिया हुई गिरने की क्रिया, उस क्रिया से एक वेग उत्पन्न हुआ आम में, और उस वेग से फिर दूसरी जो पतन क्रिया है, अर्थात जो दूसरे क्षण में जो उसमें पतन क्रिया हो रही है वो पतन क्रिया उत्पन्न होती है आम में। फिर उसी तरह से उस पतन क्रिया से फिर आम में वेग की उत्पत्ति होती है, फिर उस वेग से उस आम में तीसरी पतन क्रिया तीसरे क्षण में उत्पन्न होती है। इस प्रकार से गिरते गिरते अंतिम में वो जमीन पर जब संयोग जब उसका भूतल के साथ हो जाता है तो उसकी जो है वेग भी नष्ट हो जाता है, उसकी क्रियाएं भी नष्ट हो जाती हैं, अंततोगत्वा उसकी क्रियाएं नष्ट हो जाती है और वो स्थिर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि जो वेग होता है वो क्रिया से जन्य होता है और क्रिया का जनक भी होता है। तो इसलिए क्रियानिष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रयत्वे सति क्रियानिष्ठ जन्यता निरूपित जनकताश्रयत्वम वेगस्य लक्षणम, इस प्रकार शास्त्रों में वेग के लक्षण को कहा गया है। अब यदि हम केवल क्रिया से जन्य कहेंगे तो विभाग में अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि विभाग भी क्रिया से जन्य होता है। इसलिए हमको कहना पड़ेगा क्रिया का जनक होता है, दोनों कहना पड़ेगा। अर्थात जो क्रिया से जन्य होता है एवं क्रिया का जनक होता है। यदि हम कहेंगे केवल जो क्रिया से जन्य होता है वह वेग है, तो नहीं, विभाग भी क्रिया से जन्य होता है। जैसा कि हम पूर्व में भी वर्णन कर चुके हैं, कर्म भी संयोग भी क्रिया से ही जन्य होता है, विभाग भी क्रिया से ही जन्य होता है। क्रिया होती है, क्रिया से विभाग होता है, विभाग से पूर्व संयोग नाश, पूर्व संयोग नाश होने के बाद उत्तर देश संयोग। ये हम प्रक्रिया क्षण प्रक्रिया हम जान चुके हैं, क्रिया के उत्पत्ति और विनाश की प्रक्रिया। तो उसी के अनुसार हम देखते हैं कि क्रिया से तो संयोग भी जन्य होता है, क्रिया से विभाग भी जन्य होता है। तो केवल हम क्रिया से जो जन्य होता है उसे वेग कहते हैं ऐसा नहीं कह सकते हैं, किंतु क्रिया से जो जन्य होता है और क्रिया का जो जनक होता है उसे हम वेग कहते हैं। विभाग संयोग इत्यादि क्रिया के जनक नहीं है, क्रिया से जन्य तो हैं किंतु क्रिया के जनक न होने के कारण ये वेग का लक्षण की अतिव्याप्ति विभाग एवं संयोग में नहीं होती है। यदि हम खाली ये कहें कि क्रिया का जो जनक होता है उसे वेग कहते हैं, तो गुरुत्व, जैसा कि अभी हमने वर्णन किया, गुरुत्व भी क्रिया का जनक होता है। जो प्रथम पतन क्रिया है उसके प्रति गुरुत्व कारण है, तो गुरुत्व में लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। अतः हमको ये भी कहना है कि जो क्रिया से जन्य होता है, तो क्रिया से जन्य, गुरुत्व क्रिया से जन्य नहीं होता, इसलिए गुरुत्व में अतिव्याप्ति नहीं होती है। इसके संस्कार के जो लक्षणों में वेग का यह भी लक्षण मिलता है कि मनोनिरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तित्वे सति संस्कारत्व। चूंकि मन में यही संस्कार रहता है, वेग नामक संस्कार, तो मन में जो रहने वाला संस्कार है उसे वेग कहते हैं। इस प्रकार का भी हमें लक्षण प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो विशेषण दल यदि हम न दें, अर्थात मनोवृत्तित्व, मनोनिरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तित्व, ये विशेषण न दें, केवल संस्कारत्व कहेंगे, तो भावना और जो स्थिति स्थापक संस्कार है उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसलिए हमको विशेषण दल अर्थात मनोनिरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तित्व इसको देना पड़ता है। तो विशेषण दल को देने पर मन में समवाय संबंध से वेग रहता है और उसमें संस्कारत्व भी है, तो वेग में लक्षण का समन्वय हो जाता है। किंतु अन्य जो संस्कार है, स्थिति स्थापक अथवा भावना, वो मनोवृत्तित्व, उनमें मनोनिरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तित्व रूप विशेषण न होने के कारण संस्कारत्व के रहने पर भी लक्षण का समन्वय नहीं होता है। तो अतिव्याप्ति के वारण करने के लिए हमें भावना में और स्थिति स्थापक में अतिव्याप्ति के वारण करने के लिए मनोनिरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तित्व विशेषण को भी देना आवश्यक है। इसके बाद यदि हम केवल मनोनिरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तित्वम वेगस्य लक्षणम ऐसा ही कहेंगे तो भी यह लक्षण अतिव्याप्त हो जाएगा। मन में समवाय संबंध से बहुत कुछ रहते हैं। मन एक द्रव्य है और उस द्रव्य में गुण भी रहता है समवाय संबंध से, संख्या आदि गुण उसमें विद्यमान है समवाय संबंध से। उसमें जाति भी रहती है, मनस्त्व जाति है, द्रव्यत्व जाति है, सत्ता जाति है, तो अनेक पदार्थ मन में समवाय संबंध से विद्यमान है, तो उन पदार्थों में अतिव्याप्ति हो जाएगी। अतः संस्कारत्व,
यह विशेष दल भी देना लक्षण में आवश्यक है। जब हम संस्कारत्व इस विशेष दल को दे देते हैं तो मन में रहने वाले जो अन्य गुण अथवा जाति है उसमें संस्कारत्व न होने के कारण अतिव्याप्ति नहीं होती है। केवल वेग में ही मनोवृत्तित्व और संस्कारत्व ये दोनों दलों के होने के कारण लक्षण का समन्वय हो जाता है। तो इस प्रकार से वेग का लक्षण शास्त्रों में मनोनिरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न वृत्तित्वे सति संस्कारत्वम वेगस्य लक्षणम इस प्रकार किया गया है। और यहाँ पर वेग के लक्षण के पश्चात जो भावना है, दूसरा जो संस्कार है, उसका लक्षण इस प्रकार जो है हमें प्राप्त होता है। अनुभवजन्यत्वे सति स्मृति हेतुत्वम भावनायाः लक्षणम। अनुभवजन्य यह मूल में भी प्राप्त होता है, अनुभवजन्य स्मृति हेतुर्भावना। तो ये भी अत्यंत दूसरे प्रकार का जो संस्कार है, ये महत्वपूर्ण संस्कार है। स्मृति का ये जनक होता है एवं अनुभव से जन्य होता है यह संस्कार, जो कि आत्मा में रहने वाला संस्कार है। आत्मा में रहने वाला जो गुण है भावना, पहले भी इसकी चर्चा अनेक अवसरों पर आई है। तो भावना एक आत्मा में रहने वाला संस्कार है जो कि हमारे अनुभवों से उत्पन्न होती है और हमारे स्मरण को उत्पन्न करती है। तो हमारी भावनाएं ही हमारे स्मरण को उत्पन्न करती है। भावना नामक संस्कार यहाँ पर अनुभव से जन्य एवं स्मृति का हेतु भावनात्मक संस्कार होता है। इसका इस प्रकार हम परिष्कार कर सकते हैं। अनुभवनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यता आश्रयत्व, आश्रयत्वे सति स्मृतिनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकता आश्रयत्व, ये जो है भावना का असाधारण धर्म है। भावना का असाधारण धर्म अथवा लक्षण हो। अनुभवनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यता आश्रयत्व भावना में है और स्मृतिनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकता आश्रयत्व भावना में। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि स्मृतिनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकता आश्रयत्व अनुभव में भी है, अर्थात स्मृति के प्रति दो जनक है, एक है अनुभव और दूसरी है भावना। और ये जो भावना है वो अनुभव से जन्य है। तो स्मृति का जनक तो अनुभव भी होता है। अनुभव भावना को उत्पन्न करके स्मृति को उत्पन्न करता है। अनुभव तो स्मृति का कारण है और भावना उसका व्यापार है। और व्यापार के रूप में भावना भी स्मृति का जनक होता है। तो इस प्रकार से अनुभवनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रयत्व भी भावना में है और स्मृतिनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकताश्रयत्व भी भावना में विद्यमान रहता है। तो यह भावना का असाधारण धर्म हुआ, अनुभवनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यता और स्मृतिनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकता। ये दोनों धर्म भावना के असाधारण धर्म हुए, जिसे कि भावना का हम लक्षण कहते हैं। भावना के लक्षण के बाद जो तीसरा संस्कार है जिसका नाम है स्थितिस्थापक, इस संस्कार के विषय में आचार्य अन्नम भट्ट जी कहते हैं, अन्यथा कृतस्य पुनस्तदवस्थापादकः स्थितिस्थापकः कटादि पृथ्वी मात्र वृत्ति। इसका अभिप्राय यह है, अन्यथा अर्थात प्रकारांतर से, अर्थात पूर्व अवस्था से भिन्न अवस्था के रूप में कृतस्य अर्थात किए गए वस्तु का पुनस्तदवस्थापादक, पुनः पूर्व अवस्था में लाने वाला जो संस्कार है वह स्थितिस्थापक संस्कार कहलाता है। तो जैसे कि इसका उदाहरण के लिए हम बहुत ही सिंपल उदाहरण जो है स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंग को आप देखते हैं, स्प्रिंग को यदि हम खींच दें और खींच के छोड़ दें तो फिर वो उसी अवस्था में आ जाता है, पूर्व अवस्था में वैसे ही आ जाता है। तो इसको बोलते हैं, ये क्यों आता है? क्योंकि उसमें एक संस्कार है उस स्प्रिंग में, वो है स्थितिस्थापक नामक संस्कार। तो अन्यथा कृतस्य, दूसरे प्रकार से हम उसको किसी भी प्रकार खींच दें तो करने पर भी जो है पुनः अन्यथा कृतस्य पुनः तद, फिर से वह जो है तदवस्थापादक, जो पूर्व में जो उसकी अवस्था थी उस अवस्था में वो पुनः आ जाता है। जिस संस्कार के कारण आता है उस संस्कार को हम स्थितिस्थापक संस्कार कहते हैं। आचार्य कहते हैं कटादि पृथ्वी मात्र वृत्ति, कुछ पार्थिव पदार्थों में यह संस्कार देखा जाता है, जैसा कि स्प्रिंग में आप देख सकते हैं, स्प्रिंग एक पार्थिव पदार्थ हम मान सकते हैं। और जो है कुछ पार्थिव पदार्थ जैसे चटाइयाँ होती है, आप बहुत मोड़ करके जब रखते हैं तो कितना उसको खोल दीजिए फिर से वो उसी अवस्था में आ जाता है। तो पुनः तदवस्था पादक। तो कटादि पृथ्वी, यहाँ पर कट का अर्थ है चटाई, तो चटाई आदि जो पार्थिव पदार्थ है उनमें यह संस्कार
देखा जाता है। सब में यह संस्कार नहीं रहता है, कुछ ही पार्थिव पदार्थों में यह संस्कार रहता है, स्थितिस्थापक नामक संस्कार। तो स्थितिस्थापक संस्कार को और भी इसका निरूपण करते हुए इसका लक्षण शास्त्रों में बताया गया है। पूर्व संयोग विजातीय संयोग नाशकत्वे सति पूर्व संयोग सजातीय संयोग जनकत्वम स्थितिस्थापकत्वम। अर्थात जो पूर्व में जो संयोग था उससे विजातीय जो संयोग है उसका जो नाशक हो, और पूर्व संयोग का जो सजातीय संयोग है उसका जो जनक हो, उसको स्थितिस्थापक संस्कार कहते हैं। अब जैसे कि स्प्रिंग है, स्प्रिंग मान लीजिए, स्प्रिंग को हम खींचे, जब खींचे तो उस स्प्रिंग का या उस स्प्रिंग का दूसरे देश से जो संयोग हुआ, पहले जो संयोग था उसमें, मान लीजिए ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग जो है इस प्रकार से आपका है, इस प्रकार से है, तो इस प्रकार से आप जब इसको खींचेंगे इन दोनों कोनों को पकड़ करके, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा फैलेगा, तो और थोड़ा ऐसे ऐसे फैल जाएगा। तो ये जो है, ये क्या हुआ, पहले जो संयोग था, जैसे मान लीजिए स्प्रिंग का इस देश के साथ, इस देश के साथ, आकाश देश के साथ संयोग था, तो ये पूर्व संयोग हुआ। जब आप उसको खींचते हैं, अन्यथा उसकी अन्यथा अवस्था करते हैं जब प्रकारांतर से, तो उसका जो है दूसरे देशों के साथ संयोग हो जाता है। तो ये जो संयोग है ये पूर्व संयोग से विजातीय संयोग है, और ये जो विजातीय फिर उसको जब छोड़ देते हैं तो फिर वो इसी अवस्था में आ जाता है जैसे पहले की अवस्था में था। तो पूर्व संयोग का विजातीय जो संयोग, ये संयोग है, ये सब संयोग है, इस संयोग का जो नाशक संस्कार है, और पूर्व संयोग का जो सजातीय संयोग है, जो बाद में फिर छोड़ने पर जो संयोग होता है, उसका जो जनक संस्कार है, जिसके कारण वो स्प्रिंग फिर से वैसे ही स्थिति में आ जाता है, तो वह संस्कार जो है स्थितिस्थापक संस्कार कहलाता है। तो यहाँ पर यदि विशेषण दल नहीं देंगे तो क्रिया में अतिव्याप्ति होने लगेगी, क्योंकि क्रिया भी जो है पूर्व संयोग सजातीय संयोग का जनक होती है, एवं विशेष्य दल नहीं देंगे तो विभाग में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी दल कृत्यों को हमको समझना चाहिए। स्थितिस्थापक संस्कार कटादि पृथ्वी मात्र में ही रहता है, और यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सभी संस्कार अनित्य हैं, सभी संस्कार उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने के कारण अनित्य होते हैं। तो इस प्रकार से आज के व्याख्यान में आपको तीनों संस्कारों के विषय में बताया गया, और आज सप्ताह का यह अंतिम दिन है। इसी के साथ सारे गुणों का निरूपण तर्क संग्रह के ग्रंथ के क्रम के अनुसार संपन्न हुआ। अब सप्ताह के इस अंतिम दिन में सप्ताह पर्यंत, पूरे सप्ताह में हमने जिन विषयों को पढ़ा है उन विषयों का हम स्मरण एक बार नाम लेकर के केवल उद्देश्य करेंगे। उद्देश्य होगा यहाँ पर केवल उनका नाम मात्र का हम संकीर्तन करेंगे। तो हमने प्रथम दिन अयथार्थानुभव के भेद को पढ़ा, फिर संशय विपर्यय तर्क, फिर दूसरे दिन स्मृति के भेद को, यथार्थ एवं अयथार्थ स्मृति को, फिर सुख को दुख को, फिर इच्छा द्वेष प्रयत्न, इन विषयों को हमने तीसरे दिन पढ़ा। फिर धर्म एवं अधर्म चौथे दिन, बुद्धियादि गुणों का विशेष, संस्कार की त्रिविधता, वेग का लक्षण आज हम पढ़े हैं पांचवें दिन, भावना का लक्षण और स्थिति स्थापक का लक्षण। तो इस प्रकार से यहाँ तक जो है गुण का प्रकरण समाप्त हो जाता है तर्क संग्रह ग्रंथ के क्रम के अनुसार। और इन पठित विषयों का हम स्मरण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस सप्ताह का जो भी असाइनमेंट होगा वो इन विषयों के आधार पर मूल ग्रंथ के अनुसार ही आपसे पूछा जाएगा। तो इसी के साथ आज के व्याख्यान सत्र की यहीं पर समाप्ति होती है। धन्यवाद।